नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो, जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके पोर्टफोलियो बनाने में, पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आपके पास किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ, जानना चाहते हो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पोर्टफोलियो को बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, कोई भी सवाल बेसिकली अगर आपके पास है तो आप अपने क्वेश्चन हमें लिख भेज सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी सवाल भेज सकते हैं। आस्क आवाज हैशटैग लिखिए, आस्क आवाज योर मनी लिखिए और अपने क्वेश्चन हमें लिख भेजिए। तो शो देख भी सकते हैं, अपने शो रिलेटेड क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। अब मिलवाते हैं आज के मेहमान से। हमारे साथ हैं फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी। प्रबलीन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज क्वेरीज लेने से पहले आज बात करते हैं माइक्रो कैप फंड्स के बारे में कि माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, क्या फायदे हैं इस कैटेगरी के, क्या नुकसान है, कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करते हैं। तो प्रबलीन बताइए, क्या व्यू है आपका माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, क्या सजेशंस? नमस्कार दीपाली जी। माइक्रो कैप्स को पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि क्या होते हैं। जितनी भी कंपनीज भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, वो अपने मार्केट कैप के हिसाब से, यानी कि कंपनी कितनी बड़ी है उसके शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स जितने मार्केट में होते हैं, जब उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास मार्केट कैप आता है। और उस रैंकिंग के हिसाब से जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, हर कंपनी को एक रैंक दिया जाता है। अब 2017 में सेबी का एक सर्कुलर आया था, जहां पे इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने के लिए और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स को बहुत क्लियरली डिफाइन करने के लिए उनने ये बताया कि हम पहली 100 कंपनियों को लार्ज कैप में हम बोलेंगे। उसके बाद जो आपकी 101 से 250 हैं, हम उनको मिड कैप्स बोलते हैं। और उनके सर्कुलर के हिसाब से एम्फी हर साल एक रिपोर्ट भी निकालता है, साल में 2 बार, जहां पे इन कंपनियों की रैंकिंग आती है। वहां पे दीपाली जी, तो 251 ऑनवर्ड जितनी भी कंपनियां हैं, 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं, वो सारी उनके सामने एक्चुअली स्मॉल कैप लिखा जाता है। यानी कि सेबी के हिसाब से माइक्रो कैप का कोई डेफिनेशन अब तक नहीं है, पर इंडस्ट्री में हम ये मान के चलते हैं कि जितनी कंपनियां टॉप 500 के बियॉन्ड है, उनको हम माइक्रो कैप एक इंडस्ट्री एक्सेप्टेड डेफिनेशन के तहत बुलाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जितना निफ्टी 500 जितनी कंपनियों को एक साथ कॉम्पोजिट जितना रिप्रेजेंटेशन करता है, वो करीबन 96% है मार्केट कैप ओवरऑल जितना इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का है। और जो बची हुई ये कंपनियां हैं, यानी कि सिर्फ 4% का एक एलोकेशन उनके पास है, उनको माइक्रो कैप बोला जाता है। और 2021 में एक नया इंडेक्स भी आया था निफ्टी का, माइक्रो कैप 250। उन्होंने अपने उस इंडेक्स में 501 से लेके 750 की जो रैंकिंग की कंपनियां हैं, उनको माइक्रो कैप बोला है। तो ब्रॉडली माइक्रो कैप कंपनियां वो हो गई जो बहुत छोटी हैं साइज में। और अगर हम निफ्टी के इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये 250 कंपनियों का एक इंडेक्स बनता है इनसे। और अदरवाइज जितनी हमारे पास नीचे की छोटी कंपनियां रह जाती हैं, जिनके मार्केट कैप 1000, 1500, 500, 200 करोड़ के हैं, उन सबको हम माइक्रो कैप कहते हैं। ओके, अच्छा प्रबलीन, फिर माइक्रो कैप इंडेक्स के क्या फायदे हैं, कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करते हैं, रिस्क क्या हो सकते हैं इसके साथ? जी, दीपाली जी, अब तक अगर किसी निवेशक को माइक्रो कैप फंड्स बहुत और स्टॉक्स इनफैक्ट बहुत इन्वेस्टर्स को एंटाइज करते हैं। अब तक म्यूचुअल फंड के थ्रू इनमें पैसा लगाने का कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं था। 1 जून जुलाई में मोतीलाल ओसवाल पहला फंड लेके आए हैं, जो स्पेसिफिकली माइक्रो कैप की तरफ एक पैसिव इन्वेस्टिंग का रास्ता दिखाता है। और ये निफ्टी का जो 250 इंडेक्स है माइक्रो कैप, उसको ट्रैक करता है। पर अगर हम एक दूसरे लिहाज से देखें, तो हमारे पास जितने स्मॉल कैप फंड्स हैं, एक्चुअली वो भी इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज स्मॉल कैप्स की जो डेफिनेशन है और जो माइक्रो कैप्स की है, वो एक तरीके से हम सिनोनिमस और ओवरलैपिंग यूज करते हैं। बट निवेशकों के पास एक पैसिव स्ट्रैटेजी आ गई है माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, और इसका बहुत ही ज्यादा शानदार प्रदर्शन रहा है। ईयर टू डेट 70% के अब तक रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा एक बंधन म्यूचुअल फंड ने एक एक्टिव माइक्रो कैप फंड के लिए अप्लाई किया है, जिसका अब तक अप्रूवल नहीं आया है, पर वहां पे वो एक्टिवली माइक्रो कैप स्टॉक्स को पिक करेंगे और उनका एक्सपोजर इन्वेस्टर्स को मिल पाएगा। और ये एक बहुत ही हाई रिस्क रिवॉर्ड स्पेयर है, यानी कि आप काफी ज्यादा जोखिम उठाएंगे और उसी तरीके से आपके रिटर्न की जो पोटेंशियल है वो भी काफी ज्यादा है।
तो डेफिनेटली दीपाली जी ये उन्हीं के लिए सूटेबल हैं जो एक तो मार्केट्स में पहले पैसा लगा चुके हैं, लार्ज कैप मिड कैप्स में, और उतार चढ़ाव को समझते हैं, जोखिम ज्यादा है, पिछले रिटर्न देख के पैसा नहीं लगा रहे। जैसे अभी ईयर टू डेट 70% है, तो अभी जाके आप पैसा लगा लीजिए, शायद घाटे का सौदा होगा। बहुत जरूरी है कि इनमें आप तब पैसा लगाएं जब बल्कि आप एक डिप देखें मार्केट्स में और एक पेसिमिज्म हो, एंड उसके अलावा एक हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर के लिए ये सूटेड है। ओके, चलिए, तो काफ़ी सारी बातें आपको बताई गई हैं माइक्रो कैप फंड्स के बारे में, और माइक्रो फंड्स होते क्या हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, किन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स इनको देख सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ जितेंद्र है पुणे से। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। शुरू करते हैं। जितेंद्र प्लीज अपने ऑडियो कम कीजिए आप अपने टीवी की, और अपना सवाल पूछिए। टीवी के जरिए बात मत कीजिए वरना आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आएगी। गुड इवनिंग मैडम, मेरा 1 साल से 14,500 बताइए क्या सवाल है आपका। वैल्यू मैम मेरा 1.5 लाख है, तो मुझे 17 साल में 1 करोड़ का चाहिए था, और मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करने का था। ठीक है, पूछ लेते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया, इनके पास 14,500 की SIP है, 1.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 17 साल में इनका 1 करोड़ का टारगेट है। और अगर इनके हम फंड्स देखें तो कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, क्वांट मल्टी एसेट, SBI फोकस्ड इक्विटी, यानी इन शॉर्ट काफी सारे फंड्स इनके पास हैं। 500 रुपए, 6,000, 2,000, 1,000 की SIP कर रहे हैं। 14,500 के लिए इतने सारे फंड्स की क्या जरूरत है, और क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। जी दीपाली जी, जितना ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनका जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है अगर हम 11 से 12% के एक रियलिस्टिक रिटर्न्स को लेके चलें नेक्स्ट 17 इयर्स में, तो इनका 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। बट थोड़ा सा जितेंद्र जी को इस चीज का ध्यान देना है कि आज से 17 साल बाद अगर 6% का भी इन्फ्लेशन रहेगा, तो उस पैसे की कीमत आज के करीबन 37 लाख के करीब होगी। तो यानी कि अगर परचेजिंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना निवेश देख रहे हैं, तो उनको करीबन 2.5 करोड़ की एक्चुअली जरूरत होगी, अगर उनको आज का 1 करोड़ उस टाइम पे भी चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, तो उसके लिए उनको अपना इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ाना होगा। अगर 10% का भी स्टेप अप कर लेंगे दीपाली जी, देन ऑल्सो ये 1.6 करोड़ आराम से जुटा पाएंगे इन 17 सालों में। जैसा आपने बोला, इनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा फंड्स हैं, 10 फंड्स हैं, और जिसमें छोटा छोटा एलोकेशन है, और काफी एक उनमें से बीच में से बड़ा एलोकेशन इन्होंने मल्टी एसेट फंड में किया है। तो क्योंकि बहुत लंबे समय का पोर्टफोलियो है, मुझे लगता है मल्टी एसेट फंड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट 3 से 4 फंड ओवरऑल हो जिनमें एक्टिव और पैसिव का कॉम्बिनेशन हो, वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है। 3 स्मॉल कैप में से कैनरा रोबेको को कंटिन्यू कर लें, बाकी दोनों को अभी स्टॉप कर सकते हैं। एक मिड कैप फंड को कंटिन्यू कर लें, कोटक के मिड कैप फंड को अपना कंटिन्यू कर लें, और मेरे ख्याल से इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड जो इनके पास है उसको कंटिन्यू कर ले। फंड्स कोई भी बहुत अच्छे या बुरे नहीं है, बट पोर्टफोलियो इनका ऑलरेडी बहुत क्लटर्ड है, और उसको स्ट्रीमलाइन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 3 फंड्स के साथ भी अगर ये आगे चलेंगे, तो 5-5 हजार का, 4,500 का इनका इन्वेस्टमेंट उनमें हो सकेगा। तो मेरे ख्याल से वो उनको आगे चल के ईज देगा अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में। ओके, तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। एक तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो ना रखें, पहली बात, थोड़ा सा इसको ठीक करने की सलाह है। आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारी कैटेगरीज मौजूद हैं, और जैसे प्रवीण ने बताया, एक लार्ज एनमेड, एक और एक मिड कैप मल्टी एसेट फंड में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा छोटा करें। यूजुअली हम कहते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं, सेक्टोरल थीमेटिक फंड को अवॉइड करना चाहिए। तो बाकी आपका पोर्टफोलियो अगर आप थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। हालांकि जितनी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसमें आप अपना गोल को हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं आशीष शाह से, अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मेरे ट्विन डॉटर्स है, उन लोगों ने जब 18 इयर्स का एज अचीव किया, तो मैंने दोनों को 2,500 की SIP गिफ्ट की मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में। तो लेटर ऑन मेरी डॉटर
वन ऑफ माय डॉटर ने MBBS क्लियर किया तो उसका स्टाइपेंड स्टार्ट हुआ, तो वो स्टाइपेंड स्टार्ट हुआ तो मैंने उसकी 5 अलग अलग फंड में SIP स्टार्ट की, तो वो डिटेल मैंने आपको भेजी हुई है। और उसके अलावा मेरी जो सेकंड डॉटर है वो मेकअप आर्टिस्ट है, तो उसके लिए मैंने 3 अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी भी डिटेल भेजी हुई है। तो मुझे ये जानना था कि ये जो मैंने मीन्स SIP स्टार्ट की वो फंड सही है कि नहीं है। ओके, तो 10,000 के जो फंड्स हैं आपके पास वो आपने अपनी डॉटर के स्टाइपेंड मनी से स्टार्ट किए हैं, और जो दूसरी डॉटर के लिए आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शायद 8,500 के आसपास का है, करेक्ट? हाँ करेक्ट, वो मेरी डॉटर ही खुद ही इन्वेस्ट। अब मुझे एक चीज बताइए, कोई टारगेट लेके चल रहे हैं आप? अच्छा, उन्हीं का इन्वेस्टमेंट है, आप मैनेज कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। मैं मैनेज कर रहा हूँ। अब कोई होराइजन लेके चल रहे हैं, कोई कितने टाइम का है, कोई गोल है? नहीं, बेसिकली मैडम कोई गोल नहीं है, बट एक इन्वेस्टमेंट का हैबिट थोड़ा डेवलप करना है इनका, वही रीजन है। ओके, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है, आशीष जी अपनी डॉटर्स के बिहाफ पे उनका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, और दोनों डॉटर्स ने थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू किया है, और आशीष जी ने उस पैसे को टाइमली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, 10,000 पर मंथ SIP एक डॉटर की कर रहे हैं उसकी खुद की कमाई से, दूसरी डॉटर के लिए 8,500 की SIP कर रहे हैं अगेन उसकी खुद की कमाई से। दोनों पोर्टफोलियो में अगर बताऊं तो अलग अलग देख लेते हैं प्रबलीन। एक पोर्टफोलियो में है ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, ICICI प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ICICI प्रू स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, HDFC गोल्ड फंड, इन पांचों में 2,000 ईच डाल रहे हैं। इसके अलावा जो 8,500 की छोटी डॉटर की पोर्टफोलियो SIP है उसमें निपॉन इंडिया लार्ज कैप 1,000 पर मंथ, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप 5,000 पर मंथ, और कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 2,500 पर मंथ। बताइए कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? कोई गोल लेके नहीं चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजन फॉर श्योर है? मेरे ख्याल से दीपाली जी, या डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात है कि अपनी डॉटर्स को एनकरेज करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की है। यहाँ पे एक दो चेंजेस थोड़े से मैं बताना चाहूंगी कि एक मिड कैप फंड आई थिंक पैसिव स्ट्रैटेजी जोड़ी जा सकती है दोनों बच्चों के लिए, एल्डर डॉटर दोनों, क्योंकि ट्विंस है, दोनों डॉटर्स के लिए एक एक जोड़ी जा सकती है। मिड कैप में आप मिड कैप 150 इंडेक्स जोड़िए, जहां पे आपने नेक्स्ट 50 उठाया हुआ है वहां पे उसको आई थिंक आप एग्जिट कर सकते हैं, और आप वहां पे एक इक्वल वेट स्ट्रैटेजी, अगर आपको निफ्टी एक बच्चे के लिए अगर आपने निफ्टी 50 लिया है, आप दूसरे के लिए निफ्टी 50 इक्वल वेट ले सकते हैं, तो एक एक पैसिव लार्ज कैप फंड हो जाएगा दोनों के पास, और दोनों के पास एक एक मिड कैप 150 इंडेक्स आप डेफिनेटली डाल दीजिए, तो वो दोनों का एक कोर बनाएगा पोर्टफोलियो का। उसके अलावा जो बच्चों के ऑलरेडी मेरा के फंड चल रहे हैं या आपने स्मॉल कैप की एडिशन की है वो ठीक है, बट ICICI लार्ज एंड मिड इज ऑल्सो मिड एंड लार्ज कैप स्पेस से और मेरे का भी है, तो वहां हम देख रहे थे कि थोड़ा डुप्लीकेशन आ रहा है ओवरऑल, और लार्ज कैप के साथ भी उसका डुप्लीकेशन होता है, तो प्रॉबेबली उनमें से एक आप एग्जिट कर सकते हैं जो लार्ज मिड वाला फंड है। इसके अलावा कोर ये होगा जो आपके पोर्टफोलियो का कि एक एक पैसिव स्ट्रैटेजी लार्ज कैप में और एक एक पैसिव स्ट्रैटेजी मिड कैप में। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अगर प्रबलीन कुछ नेम्स भी आप इन्हें सजेस्ट करना चाहें स्पेसिफिक फंड्स के? दीपाली जी, जहाँ पे इक्वल वेट स्ट्रैटेजी है निफ्टी की, वो 3-4 फंड हाउस के द्वारा अवेलेबल है। DSP का है, इनके ICICI का है, HDFC का है। उनमें से जो पुराना फंड है देख सकते हैं, थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर का, क्योंकि वह अंदाजा अच्छा लग जाता है। और मिड कैप 150 में मेरे ख्याल से बिकॉज इनने ICICI से लार्ज एंड मिड कैप उठाया हुआ है, अगर इसको स्टॉप करके मिड कैप इंडेक्स जोड़ें तो चाहे ICICI का ही ले लें। थोड़ा फंड हाउस वाइज डाइवर्सिफिकेशन अच्छी रहती है, तो ओवरऑल कभी भी एक फंड हाउस से बहुत ज्यादा फंड ना जोड़ें, चाहे एक्टिव हो पैसिव हो। और वैसे जो इनने शुरुआत की है पैसे इन्वेस्टमेंट की, उसमें नेक्स्ट 20 ईयर्स में अपने बच्चों के लिए ये एक डॉटर के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस और दूसरी डॉटर के लिए भी करीबन 70 लाख का कॉर्पस जमा हो जाएगा इवन इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ। ओके, चलिए, तो अच्छी बात है, 1-1 करोड़ आप कमा सकेंगे लॉन्ग टर्म में, और फंड्स आपको बताए गए हैं, पोर्टफोलियो पर राय दी गई है। चलिए, रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर कुछ और क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट सवाल लेते हैं। हरीश सिंह का ईमेल के थ्रू मुंबई से भेजा है। 49 ईयर्स इनकी एज है,
फिलहाल इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 42 लाख रुपीस है और 10 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। जो इनकी एसआईपी है वो मैं क्विकली बता दूं, काफी बड़ा पोर्टफोलियो है प्रबलीन, जहां पर 500 रुपए से लेकर 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं। तो ये वेरिएशन बहुत है इनके एसआईपी अमाउंट में। अब किस फंड में कितना डाल रहे हैं मैं क्विकली मेंशन कर देती हूँ। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 10,000 पर मंथ, कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटी में 6,000 पर मंथ, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप दोनों में 3,000 पर मंथ, एसबीआई स्मॉल कैप में 5,250। इसके अलावा 4 फंड्स हैं, कोटक स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मेरे एसेट मिड कैप, इन चारों में 2,000 ईच। और साथ ही कोटक फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप में 1,500 ईच है, एक्सिस स्मॉल कैप में 1,000 रुपए महीना, इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान में 500 पर मंथ। तो इनके इस पोर्टफोलियो पर रहा है, प्लस 10 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट कितना लाइकली है, कंसीडरिंग ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू 42 लाख रुपीज है। जी, बहुत ही इलाबोरेट पोर्टफोलियो बना हुआ है दीपाली जी इनका, और इनका जो अभी करंट एसआईपी अमाउंट है और जो इनका ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, इसके साथ इवन अगर हम 11% का एक ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स लेके चलें तो अपना टारगेट ये 10 साल में मीट कर लेंगे। क्योंकि हमें करेंटली नहीं पता कि जो 42 लाख किस स्कीम में कितना है, तो थोड़ा सा एग्जिट बताना मुश्किल है, बिकॉज इनके पास तकरीबन 6 स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो अगर हम कोई जिन फंड्स में इनके पास थोड़ी बड़ी रकम है उनको कंटिन्यू कर ले, बिकॉज ये ऑलमोस्ट सारे ही ठीक है। अगर किसी में नई कोई इन्वेस्टमेंट शुरू की है तो मुझे लगता है उसको डेफिनेटली स्टेज पे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा क्लटर हो रहा है पोर्टफोलियो में। स्मॉल कैप्स को ओवरऑल अगर हम एसआईपी अमाउंट के हिसाब से एलोकेशन देखें तो करीबन 45% सिर्फ स्मॉल कैप्स में इनकी एसआईपीज जा रही हैं। उसके अलावा जैसे आपने बोला, लार्ज और मिड कैप के 2 फंड्स हैं जिनमें मिला के 16,000 जा रहा है, उसमें भी एलोकेशन काफी है। इनके पास कोई भी प्योर लार्ज कैप का फंड नहीं है या कोई भी पैसिव स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरे ख्याल से 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो इनने टैक्स का फंड ले रखा है 500 रुपए, अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसमें एसआईपी स्टॉप कर दें। इसके अलावा 1-2 अपने जो रिसेंटली एडेड स्मॉल कैप्स हैं उनको स्टॉप कर दें और जो एग्जिस्टिंग है उसको कंसोलिडेट करें। फ्लेक्सी कैप फंड की मेरे ख्याल से अगेन हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास 2 लार्ज मिड कैप स्पेस से फंड्स हैं, उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ओवरऑल दीपाली जी यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट ये है कि अगर हमें एलोकेशंस पता हो फंड वाइज तो एग्जिट कॉल लेनी ज्यादा इजी है, पर जहां पे इनका मेरे ख्याल से ओवरऑल एलोकेशन कम है वहां से इनको डेफिनेटली निकलना चाहिए, बिकॉज सारे फंड्स ठीक हैं बट नंबर ऑफ फंड्स को रिड्यूस करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, वरना और ये क्लटर बढ़ेगा जैसे जैसे एसआईपी अमाउंट्स इनके आगे चल के। तो हरीश जी बिल्कुल स्ट्रैटेजी क्लियर है, फंड्स आपके सही हैं, पोर्टफोलियो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा फंड्स है, इतने ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है। प्लीज इसको छोटा कीजिए आप, जैसे आपको प्रबलीन ने बताया है उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप से पैसे निकालकर आप मिड कैप फंड्स में डाल सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में आपका एक्सपोजर काफी ज्यादा है, 4-5 फंड्स आपने रखे हुए हैं, उसको थोड़ा सा कम आप कीजिए। और अगर एटीसी के थ्रू आपको टैक्स बेनिफिट की जरूरत नहीं है तो आप टैक्स फंड से भी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, बाकी आपका पोर्टफोलियो सही है। और रही बात आपके गोल की, तो बहुत आराम से आप अपने 2 करोड़ के टारगेट को विद इन 10 इयर्स हासिल कर लेंगे। 11% के रिटर्न मान के, अगर अच्छी ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिला तो शायद 2 करोड़ से ज्यादा की राशि भी आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो ये चेंजेस कीजिए अपने पोर्टफोलियो में और इन्वेस्टेड रहिए, और कहीं अटकें तो योमनी तो है ही आपकी मदद के लिए। चलिए प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं। ये बेसिकली उन व्यूअर्स के लिए ही है जो प्रबलीन की चॉइस के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म विजन के साथ। तो बताइए प्रबलीन, कौन से फंड्स पिक किए हैं आपने? दीपाली जी 2 एक्टिव फंड्स और 2 पैसिव फंड्स हैं। पहला है एडेलवाइज का लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स। ये पूरी जो मार्केट है, हमारी मार्केट कैप जितनी बड़ी हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट्स है उसका 87% कवर कर लेता है ये अकेला फंड, और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास एक एक्टिव लार्ज कैप फंड है, कुछ मिड कैप में भी एक्टिव है और अब कुछ पैसिव जोड़ना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक एक्टिव एक लार्ज कैप और मिड कैप का एक अच्छा मिश्रण देता है फॉर अ पैसिव स्ट्रैटेजी। सेकंड एक फंड है एसबीआई का मल्टी एसेट फंड। ये इंडेक्सेशन को ये अवेल कर पाएगा, पर नॉट इक्विटी एलोकेशन टैक्सेशन, इंडेक्सेशन यहाँ पे होगा क्योंकि ये 35% से ज्यादा इक्विटी में अपना मेंटेन करेंगे। और इसको दिनेश बालाचंद्रन जी मैनेज कर रहे हैं। इस फंड को रिसेंटली रीस्ट्रक्चर किया गया है और मेरे ख्याल से यहाँ पे पोटेंशियल है क्योंकि ये एक स्टेबिलिटी वाली कैटेगरी है जहाँ पे थोड़ा गोल्ड, फिक्स्ड इनकम और इक्विटी रहता है।
स्पेशली उन निवेशकों के लिए जो थोड़ा मॉडरेट रिस्क के हैं या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन 5-6 साल की है। थर्ड है मिराई का एग्रेसिव हाइब्रिड। ये भी उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं और 5 to 7 इयर्स के होराइजन के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 8 साल पुराना फंड है, रोलिंग रिटर्न्स करीबन 13 से 14% दिए हैं। एंड फाइनली है डीएसपी का निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स, जो निफ्टी 50 का इक्वल वेट हमें एक्सपोजर देता है। हर 50 जो हमारे स्टॉक्स होते हैं उनमें हर में 2% का एक्सपोजर होगा यहाँ पे। ओके, थैंक यू प्रवीण, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए और टॉप 4 फंड्स भी अपने सजेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।